Good morning students. Today we are going to start our new chapter, that is gravitation chapter. Okay, we have already finished our fourth chapter. Okay, now today we are going to start chapter gravitation. Okay, now let us start chapter gravitation. Okay, अब देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए तो देखिए, चाहे हम मून ले लें, मून भी आपका अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लें, उसे हम ऊपर की तरफ अर्थ से थ्रो करें. ठीक है, तो अगर हम ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो सर्टेन हाइट तक वो ऑब्जेक्ट जाता है, उसके बाद वो वापस आ जाता है. ठीक है, वैसे ही एक बार क्या हुआ, जो न्यूटन थे वो पेड़ के नीचे बैठे थे. इट इज़ सेड दैट न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री. ठीक है, तो जिस ट्री के नीचे बैठे थे उस ट्री पे लगे हुए थे एप्पल. ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री. तो क्या हुआ, एक एप्पल वहाँ से गिरकर न्यूटन के ऊपर गिर गया. अब क्या हुआ, न्यूटन ने स्टार्ट थिंकिंग. अब देखो, एप्पल ऊपर से नीचे न्यूटन के ऊपर गिरा तो न्यूटन ने सोचना शुरू कर दिया. उन्होंने सोचा, देखिए कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने सोचे. इफ़ द अर्थ कैन, अब उन्होंने सोचा कि जिस तरह से एप्पल जो है नीचे गिरता है तो अर्थ जो है उसे अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. तो क्या वैसे ही इफ़ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट अट्रैक्ट द मून ऑल्सो. अब देखिए, सब चीज़ें न्यूटन ने सोची. वो पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल ऊपर से गिरा उनके ऊपर, तो ऊपर से नीचे गिरा तो उन्होंने सोचा, देखिए एप्पल को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो क्या वैसे ही अर्थ जो है, जैसे वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्या वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती है. तो ही वॉज थिंकिंग, इट वॉज हिज फर्स्ट पॉइंट कि इफ़ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून. अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या अर्थ जो है आपके मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है. सेकेंड पॉइंट वॉज, इज द फोर्स द सेम इन बोथ द केसेस. क्या जो फोर्स एक एप्पल पे लग रहा है और जो फोर्स आपके मून पे लगेगा, क्या वो सेम होगा फिर. ओके, दिस पॉइंट वॉज न्यूटन स्टार्टेड थिंकिंग व्हेन द एप्पल फेल ऑन हिम. ओके, तो ही conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. उन्होंने क्या इससे परिमाण निकाला तथ्यों से कि जो आपका जो फोर्स लगेगा वो सेम तरह का ही फोर्स होगा इन दोनों केसेस में. ठीक है, जो एप्पल अट्रैक्ट कर रहा है, एप्पल अट्रैक्ट होगा या आपका मून अट्रैक्ट होगा, उसमें सेम टाइप ऑफ फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल. ओके, so in previous cases we have seen that Newton conjectured that same type of force is responsible for both the cases, that is for apple and moon. ठीक है, उन्होंने एक तरह से प्रमाणित तथ्यों के बिना ही अपनी राय दी थी. क्या राय दी थी कि सेम तरह की फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. किसके लिए, एप्पल के लिए, कि एप्पल की अट्रैक्शन के लिए भी और मून की अट्रैक्शन के लिए भी. ओके, तो उन्होंने क्या कहा, अब देखिए हमें पता है कि वी नो दैट कि मून जो है अराउंड द अर्थ जो है दैट रोटेट्स. तो न्यूटन आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, अपने हर पॉइंट ऑफ ऑर्बिट पे जो मून है वो अर्थ की तरफ जो है वो फॉल करता है. द मून फॉल टूवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, तो जब वो आपका अराउंड जाएगा अर्थ के, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अर्थ की तरफ फॉल करेगा. एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, वो कैसे फॉल करता है, वो फॉल कर जाता है अर्थ की तरफ. तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो मून है वो अर्थ की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है. सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, कह सकते हैं हम. बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ. क्या हमें एक्चुअली में मून जो है वो अर्थ की तरफ फॉल होते हुए दिखता है. Okay, so let us explain the movement, the motion of the moon with the help of this activity. Okay, now look over here. अब यहाँ देखिए, हमने एक्टिविटी करनी है ताकि हम मोशन ऑफ मून को समझ सकें. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर हमने ले रखा है एक स्टोन. ठीक है, एक स्टोन लिया, स्टोन को हमने क्या किया, थ्रेड के साथ टाई अप कर दिया. टाई करने के बाद उसको विरल किया, उसको हमने घुमाया. ठीक है, जब हमने घुमाया तो हम क्या नोटिस करते हैं कि हर पॉइंट पे ये जो है अपना स्टोन जो है वो डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, हमें क्या नोटिस करना है कि हमने पहले एक स्टोन लेना है, उसको थ्रेड के साथ टाई अप करना है और उसको घुमाना है. ठीक है, तो
घुमाते समय हमने उसका क्या देखना है, डायरेक्शन देखना है। दूसरी बात, जब हम उस स्टोन को रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद भी हमने उसका डायरेक्शन नोट करना है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि बिफोर थ्रेड इज़ रिलीज, जब हमने थ्रेड को रिलीज़ नहीं किया है, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तब क्या होता है, तो हम ये देखते हैं कि बिफोर थ्रेड इज़ रिलीज, तो जो वो पाथ फॉलो करता है आपका स्टोन, वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ उसकी सर्टन स्पीड तो होगी ही होगी। तो आपका बिफोर थ्रेड इज़ रिलीज इट इज़ फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ विद सर्टन स्पीड। ओके, अगर हम देखें तो हर पॉइंट पे इट चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। अगर इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन अलग होगी, यहाँ पर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन अलग होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होगी, ठीक है। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ a tangent and know the direction at that point, ठीक है। we have already discussed this in circular motion, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमने जैसे थ्रेड रिलीज जब नहीं किया था तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है एक सर्टन स्पीड के साथ, और हर पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन जो है बदलता है। अब हर पॉइंट पे अगर उसका डायरेक्शन बदल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगी, उसमें आपकी उसकी वजह से क्या होगा, आपका वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी, और यू कैन से एक्सेलरेशन, तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या आएगा, चेंज आएगा। force that causes this acceleration and keep the body moving in the circular path act toward the center। जो फोर्स इसको मूव करने में हेल्प कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, वो फोर्स जो लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है। वो फोर्स जो होता है वो सेंटर सीकिंग होता है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। देखिए, सपोज़ हमने क्या लिया, एक स्टोन लिया, उसको हमने थ्रेड से टाई किया और उसको हमने घुमाया, ठीक है। जब हम उसको घुमाते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और उसकी कुछ ना कुछ सर्टन स्पीड है, ठीक है। अब देखिए, उसकी सर्टन स्पीड है और वो हर पॉइंट पे जो है उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। चेंज डायरेक्शन में होता है तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। अगर स्टोन की वेलोसिटी में चेंज आता है, या आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन, तो अगर उसमें चेंज आता है तो जो फोर्स इस चेंज को कॉज करता है, मतलब फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन, ठीक है, जो फोर्स ये एक्सेलरेशन कर रहा है, जो इस बॉडी को मूव कर रहा है टूवर्ड द सेंटर, उस फोर्स को ही हम कहते हैं आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसको मदद करता है किस पाथ में फॉलो करने के लिए, सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है ये टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ फॉलो कर रहा है, और जो टूवर्ड्स सेंटर सीकिंग जो फोर्स लगता है आपका, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो क्या होगा, देखिए, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो क्या होगा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। अभी घूम रहा है, आप इसको छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। जैसे ही आप इस स्टोन को रिलीज़ कर देंगे तो एकदम ये एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर जाएगा, ठीक है। तो क्या समझे आप कि अगर सेंट्रीपिटल आपका फोर्स जो है वो लग रहा है, वो सेंटर सीकिंग होता है, सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। और जैसे ही हमने स्टोन को रिलीज़ कर दिया, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहा, तो जैसे ही आप इसको रिलीज़ कर देंगे, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा पाथ फॉलो करेगा, ये एकदम ऐसे स्ट्रेट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, एक स्ट्रेट पाथ। और उस स्ट्रेट पाथ को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये आपका सर्कल था, सर्कल में से अगर वो आपका हमने रिलीज़ कर दिया तो जिस तरफ भी जाएगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टेंजेंट को ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपका मून होता है वो अर्थ के अराउंड जब रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो रिवॉल्व करता है तो वो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसको अपनी तरफ क्या रखता है, अट्रैक्ट रखता है, ओके। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि मोशन जो हो रहा है मून का अराउंड द अर्थ, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तो हो रहा है, ठीक है। तो जो मोशन है मून का अर्थ के अराउंड, वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये कौन प्रोवाइड करता है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज
प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ओके, देखिए अगर आपकी ऐसी कोई फोर्स ही नहीं होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या होगा, फिर तो आपका मून क्या होगा, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, अगर ऐसी कोई फोर्स ही नहीं होगी, अगर ऐसी कोई फोर्स ही नहीं होगी तो आपका मून जो होगा ये वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ओके, अब देखिए कंसेप्ट नेक्स्ट क्या आता है। हमने देखा कि देखिए जब भी एप्पल कभी सरफेस पे गिरेगा, ओके, तो एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सरफेस। एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? ओके, अगर देखिए हमने बात क्या की थी कि एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ गिरता है, ठीक है, तो इसका मतलब है अर्थ जो है उसके ऊपर अपना फोर्स जो है वो लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेता है। क्या एप्पल भी आपका फोर्स लगाता है? क्या अर्थ भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होता है? ठीक है, अगर होता है तो वो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, ऐसा क्यों होता है? ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, अभी हमने बात की कि एप्पल जो है अगर वो अर्थ की तरफ गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ। तो क्या एप्पल अपनी तरफ भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? अगर ऐसा है तो वो फिर हमें विजिबल क्यों नहीं है? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दिस। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ तो यही कहता है कि एप्पल को क्या करना चाहिए, अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, जो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग तो एप्पल को भी आपके अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, बट वो विजिबल क्यों नहीं है? सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ हमने क्या पढ़ा था? फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है, फॉर अ गिवन फोर्स, फॉर अ गिवन फोर्स आपका वैल्यू क्या होता है? देखिए हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ रखा है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ठीक है, तो अगर किसी गिवन फोर्स की बात हो रही है तो वहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो आपके वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके मास के। दिस मीन्स कि अगर आपकी जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और जिस ऑब्जेक्ट का आपका मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन होता है कम। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम केस देखें, आपका एक एप्पल का केस देखें और आपका अर्थ का केस देखें, तो एप्पल का मास कितना होता है? बहुत कम एज़ कम्पेयर टू अर्थ। ठीक है ना, अर्थ का मास कितना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपके एप्पल। तो एप्पल जो है उसका मास कम होने की वजह से वो एक्सेलरेट आपका ज़्यादा करेगा और आपकी अर्थ का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो एक्सेलरेट कम करेगा। तो इसीलिए जो आपका एप्पल है वो आपकी अर्थ की तरफ आते हुए हमें नज़र आता है, दिखता है, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। वेयरएज जो आपका अर्थ है उसका मास इतना ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि उसकी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू उसकी इतनी कम है कि वो आपको विजिबल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ से हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये बताया कि जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन उतनी ही कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो डिनोमिनेटर में आपकी क्वांटिटी आएगी अगर वो जितनी बड़ी होगी उसका आंसर उतना ही एक्सेलरेशन क्या आएगा? छोटा आएगा। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जिसका मास बड़ा होगा उसका एक्सेलरेशन छोटा होगा और जिसका आपका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मास जो है एप्पल का वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो वो बहुत एक्सेलरेट करता है तेज़ी से। वेयरएज जो अर्थ है उसका मास इतना ज़्यादा है कि उसकी एक्सेलरेशन होती तो है बट बहुत माइन्यूट, दैट इज़ नॉट इवन विजिबल टू आवर आइज। ओके, सो दैट इज़ वाई जो हमारा जितना ज़्यादा मास ऑफ द एप्पल इज़ नेग्लिजिबली बाय स्मॉल, इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो इसीलिए तो हमें जो है वो एप्पल ही अट्रैक्ट होते हुए दिखता है, अर्थ की तरफ आते हुए दिखता है, अर्थ हमें एप्पल की तरफ जाते हुए नहीं दिखती। ओके, गॉट द पॉइंट? सो दैट इज़ वाई सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। इसीलिए हमें अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ मूव होते हुए नहीं दिखते, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है। वेयरएज एप्पल का मास बहुत कम होता है और उसकी एक्सेलरेशन एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा होती है। ओके,
देखिए अब हमने ये तो बता दिया कि आपका एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, वेराज अर्थ जो है आपकी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होती हुई हमें क्यों नहीं दिखती है। इसी सेम आर्ग्यूमेंट पे आप ये भी बता सकते हो कि इसी तरह से अर्थ आपका मून की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न यू कैन से साइज। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूड निकाला, न्यूटन ने क्या कंक्लूजन निकाला। देखिए न्यूटन ने क्या कंक्लूजन निकाला, न्यूटन कंक्लूडेड दैट नॉट ओनली डज the earth attract an apple and the moon but all object in the universe attract each other। ठीक है, कि ऐसा ही नहीं है, सिर्फ न्यूटन ने कंक्लूजन निकाल दिया, यही नहीं है कि सिर्फ अर्थ आपके एप्पल को ही अट्रैक्ट कर रही है या फिर अर्थ आपके मून को ही अट्रैक्ट कर रही है, नहीं, बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट आपके सारे के सारे यूनिवर्स में हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून बट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो फोर्स है जो अट्रैक्ट, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी फोर्स को तो कहा जाता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यही तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आई बात, कि देखिए यही नहीं है कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है या अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, बट यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जिस फोर्स के साथ एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इसी फोर्सेस को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.